दोस्तों नमस्कार, मैं उत्कर्ष द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका टीसीएस जेहू में। दोस्तों देखिए, आज हम वस्तु एवं सेवा कर गुड्स एंड सर्विस टैक्स पर निबंध पर चर्चा करेंगे। इसके पहले जो दो वीडियो हमने जीएसटी पे बनाए उसमें हमने जीएसटी के बारे में संपूर्ण उसके कॉन्सेप्ट के बारे में तथा फैक्ट्स के बारे में जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत अनिवार्य हैं उन पर चर्चा की। साथ ही इस निबंध को पढ़ने के लिए बहुत ही आवश्यक था। अब निबंध जब मैं आपको पढ़ूंगा, अगर आपने वो दो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर उन दो वीडियो को आपने समझ लिया है, पढ़ लिया है, ठीक, तो आपको बहुत ही अच्छे से ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसलिए इसको देखने से पहले मेरी ये गुजारिश रहेगी कि आप वो दो वीडियोस अवश्य देखें जो जीएसटी पे हमने बनाए हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं जीएसटी पे निबंध वस्तु एवं सेवा कर पे। भारत में वर्ष 1991 से कर सुधारों की प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी। आपको पता है, उदारीकरण, वैश्वीकरण, ठीक, उन भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई 1991 से। कर सुधारों की प्रक्रिया उसी के साथ शुरू हुई। जो कड़ाई थी, जो लाइसेंसिंग प्रणाली थी, उसको समाप्त किया जाने लगा तेजी से। उसका उद्देश्य पूरे देश में वस्तुओं व सेवाओं पर एक समान कर प्रणाली को लागू करना है। 1986 से पहले जो प्रणाली थी, जो हमने आपको बताया, कैस्केडिंग इफेक्ट उसमें आता था, जिससे वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य काफी बढ़ जाता था कैस्केडिंग इफेक्ट के कारण। तो उसी को कम करना, कर प्रणाली जो है उसमें सरलीकरण लाना, ठीक है, सरल बनाना और एक समान कर प्रणाली पूरे देश में लागू करना। जैसे राज्यों में अलग अलग कर थे, ये एक बड़ी समस्या थी। तो एक समान कर प्रणाली को लागू करना ये एक उद्देश्य था, जिससे करारोपण की प्रक्रिया को सहज व सरल बनाते हुए कर प्रणाली की जटिलता को कम किया जा सके। इससे एक और जहां भारत में बेहतर प्रतिस्पर्धात्मक कारोबारी माहौल बनाने में सहूलियत होगी, वहीं दूसरी ओर इससे सरकार के राजस्व में भी तीव्र वृद्धि होगी, क्योंकि टैक्स देने वालों की संख्या में वृद्धि होगी इससे, और कारोबारी माहौल भी बनेगा। कर अलग अलग होने से, एक समान कर न होने से कारोबारियों बहुत ही असमंजस की स्थिति रहती है कि कहां व्यापार अपना स्थापित करें। एक समान कर रहेगा तो पूरे देश में कहीं भी स्थापित करेंगे वो। तो इसके लिए बहुत ही आवश्यक था। इस संदर्भ में अप्रत्यक्ष करों में सुधार की दिशा में वैट की अगली कड़ी के रूप में वस्तु एवं सेवा कर एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। वैट में क्या था, हमने आपको बताया, पूर्ववर्ती रूप था जीएसटी का। वैट के बाद ही वैट के अनुभवों से सीख लेते हुए बहुत ही आसानी हुई जीएसटी को अपनाने में। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए वह वीडियो आप अवश्य देखिए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा ये सब चीजें। यहां ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। यह वस्तु एवं सेवाओं पर लगाया जाने वाला एक एकीकृत अप्रत्यक्ष कर है, जिसमें केंद्रीय उत्पाद शुल्क, राज्य स्तरीय वैट, चुंगी, क्रय कर, विलासिता कर, मनोरंजन कर, सेवा कर आदि कर शामिल है, जो अप्रत्यक्ष करों में आते हैं। दो तरह के कर होते हैं, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कर वह होता है जो जिस पर लगाया जाता है उसी को देना होता है। अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, जिस पर लगाया जाता है वह नहीं देता, बल्कि कोई और व्यक्ति उसको देता है। ठीक है, तो सीधी सीधी मोटे तौर पर यही बात है प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों में। भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू होने वाले, कब लागू हुआ यह 101वां संविधान संशोधन, जिसको जीएसटी कहते हैं, 1 जुलाई 2017 को, ठीक, वस्तु एवं सेवा कर को स्वतंत्रता पश्चात किया जाने वाला सबसे बड़ा व दूरगामी प्रभाव वाला कर सुधार बताया जा रहा है। निश्चित रूप से सबसे बड़ा तथा सबसे आज तक का, स्वतंत्रता के बाद का सबसे बड़ा कर सुधार यह है। इसकी पृष्ठभूमि वर्ष 2006-7 के बजट में तैयार होते देखी जा सकती है, जब तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने इसे प्रस्तावित करते हुए 1 अप्रैल 2010 से लागू करने की बात की थी। जीएसटी विधेयक पिछले एक दशक से लंबित था, लेकिन सरकार ने विस्तृत राजनीतिक सहमति बनाकर इसे राज्यसभा से 3 अगस्त 2016 तथा लोकसभा से 8 अगस्त 2016 को पारित करवा लिया। काफी इसमें व्यवधान थे, राज्यों को काफी ज्यादा चिंताएं थी, उन चिंताओं से उनको मुक्त करा करके इसको पारित करा लिया गया। ठीक है ना, काफी उनको सहूलियतें दी गई, जैसे कि शराब के व्यापार पर जो है, जो पेय अल्कोहल है
उस पर जीएसटी, उसको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया। पेट्रोलियम को बाहर रखा गया, ठीक, जिससे राज्यों को काफ़ी आमदनी होती थी। राज्यों को जो स्वायत्ता मिली थी, वित्तीय स्वायत्ता संविधान के माध्यम से, उसको खोने का डर था राज्यों को, तो उसके लिए भी जो जीएसटी परिषद बनाया गया उसमें राज्यों को वेटेज ज़्यादा दिया गया, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें की गई ताकि राज्यों, उससे राज्यों का जो है विश्वास हासिल किया गया और जीएसटी को पूरे देश में लागू किया जा सका, ठीक। वस्तु एवं सेवा कर संबंधी विधेयक में बहुत विवाद था, जिसे हल करके भारत ने पूरे विश्व को यह सकारात्मक संदेश दिया है कि राष्ट्रहित के लिए आर्थिक सुधारों के प्रति राजनीतिक समर्थन प्राप्त किया जा सकता है, इतने बड़े आर्थिक सुधार के। ध्यातव्य है कि पूर्व में किसी भी सामान पर 30 से 35% तक कर देना पड़ता था, कुल मिलाकर अगर देखा जाए, क्योंकि करों पर कर देना पड़ता था, ठीक है ना। कैस्केडिंग इफेक्ट के कारण काफ़ी ज़्यादा जो है पर इस तरह से कर लग जाते थे, जिन्हें कुछ सामानों पर काफ़ी ज़्यादा 50% से भी अधिक पहुंच जाता था, ठीक है। तो वस्तु की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती थी उससे। तो जीएसटी आने के बाद यह अधिकतम 28% हो जाएगा, क्योंकि जीएसटी में 4 तरह के कर लगेंगे, 5%, 10%, 5%, 12%, 18% तथा 28%, ठीक। तो जो विलासिता की वस्तुएं हैं वो जो है उस पर 28% लगेगा। आम जो है रोजमर्रा के सामान वगैरह हैं उनमें जो है 5% लगाए जाएंगे, कुछ पे 12%, कुछ पे 18% और कुछ पे शून्य, कुछ पे बिल्कुल नहीं लगेगा, ठीक है। तो जीएसटी आने के बाद यहाँ अधिकतम 28% हो जाएगा। हालांकि कुछ सामानों पर 28% के अलावा भी कुछ सेस भी लगेगा, ठीक है ना, सरचार्ज जिसको कहते हैं, सरचार्ज भी लगेगा उस पर, ठीक है। तो उससे भी अधिक हो जाएगा, कुछ पे एक्सेप्शनल है वो सब। मुख्य रूप से यही 4 तरह के 5%, 12%, 18% तथा 28% कर रखा गया है। तो अधिकतम 28% ही रहेगा। तो निश्चित रूप से सामान जो है पहले से सस्ता हो जाएगा, यह निश्चित है। कराधान सिद्धांत के अंतर्गत अर्थशास्त्री अंतिम चरण में करों के अधिरोपण प्रक्रिया को सबसे बेहतर मानते हैं। पुरानी प्रणाली में क्या होता था, जैसा मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाया था कॉन्सेप्ट, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों कि उसको अवश्य आप देखें। उसमें आपको पूरी प्रक्रिया के बारे में पता चलेगा, किस स्टेज पे किस तरह से कर लगता था और जब पहुंचता था उपभोक्ता तक तो उसका मूल्य कैसे बढ़ जाता था, ठीक। तो पुरानी प्रणाली में निर्माता को वस्तु के उत्पादन व बिक्री तक कई स्तरों पर कर चुकाना होता था, लेकिन जीएसटी व्यवस्था में सिर्फ अंतिम स्तर पर कर अधिरोपण का प्रावधान है। अंतिम स्तर पर जो भी है, CGST है, SGST है, लग करके अपना केंद्र को चला जाएगा, राज्य को चला जाएगा, तो अंतिम स्तर पे लगाया जाता है। पहले क्या होता था, उत्पाद तैयार हुआ, फिर उस पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगा, फिर राज्य में आया बिक्री के लिए बिक्री कर लगा। तो इस ढंग से करों की जो बार बार जो कर लेना पड़ता था, अब ऐसा नहीं होगा। वस्तुएं सेवाओं पर एक समान कर एक बार अंतिम बार लगेगा, ठीक। इसके द्वारा जहां एक तरफ करों के संग्रह को बढ़ाया जा सकेगा, वहीं करों पर छूट के कई गैर जरूरी और तौर तरीकों को भी कम किया जा सकेगा। जीएसटी व्यवस्था सरकार के आर्थिक निवेश तथा मेक इन इंडिया जैसे अभियान के अनुरूप है, क्योंकि हमारे देश में कई राज्यों में विदेशी निवेशक आने को आतुर हैं। अतः यह राज्यों पर निर्भर करता है कि वे इस अवसर को कैसे प्राप्त करें, ठीक। कर व्यवस्था में एक रूपता रहेगी तो एक कारोबारी माहौल पैदा होता है, निवेशक और ज्यादा आकर्षित होते हैं उस देश में व्यापार करने के लिए। आर्थिक निवेश में कराधान संबंधी जटिलताओं को बड़ी बाधा माना जाता है। अतः जीएसटी प्रणाली कराधान प्रक्रिया को एकीकृत करती है, जो निवेशक तथा सरकार दोनों के हित में है। जीएसटी व्यवस्था का दूसरा पहलू भ्रष्टाचार को कम करने से संबंधित है। राज्यों और केंद्र के मध्य विभिन्न स्तरों पर कराधान की प्रक्रिया कर चोरी तथा कर वसूलने वाले अधिकारियों को भ्रष्टाचार करने के मौके उपलब्ध कराती थी, क्योंकि कई स्तरों पर कर लगता था। लेकिन जीएसटी इस विविधता को समाप्त करती है, जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। हालांकि वित्तीय वितरण भारत की संघीय व्यवस्था का अहम अंग है। संविधान में वित्तीय व्यवस्था के लिए विशेष विवरण दिए गए हैं, भाग 12 में विशेष करके, ठीक है। केंद्र और राज्य के संबंध, वित्तीय संबंध दिए गए हैं। अतः इसके लागू होने के पूर्व राज्यों को यह अंदेशा था और राज्यों को उनके मामले में पर्याप्त स्वायत्ता दी गई थी कर के मामले में। तो उनको यह डर था कि जीएसटी लागू होने के बाद कराधान में उनकी स्वायत्ता नहीं रहेगी, साथ ही राजस्व का भी उनको नुकसान होगा। तो राज्यों की इन आशंकाओं का समाधान किए बिना जीएसटी लागू करना संभव नहीं था।
इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्यों के कर घाटे को पाटने की व्यवस्था के साथ ही जीएसटी परिषद में 2/3 प्रतिनिधित्व राज्यों को दिया गया। इसके पहले भी वैट को जब लागू करना था तो 2 साल का उनका जो कर का नुकसान, करों से जो है ये लगाने से जो नुकसान होता है उसकी भरपाई का प्रावधान केंद्र सरकार द्वारा किया गया था। तो इसी तरह यहाँ पर 5 वर्ष तक भरपाई का प्रावधान केंद्र सरकार द्वारा किया गया, तब जाके राज्यों माने हैं जाके। ठीक, और जीएसटी परिषद जो होंगे उसमें 2/3 प्रतिनिधित्व राज्यों को दिया। 2/3 प्रतिनिधित्व का मतलब है कि जीएसटी परिषद में पहली बात तो 50% उसमें उपस्थिति अनिवार्य है, वैलिड कोई अगर सम्मेलन हो रहा है उसके लिए, ठीक है ना, वैलिड मीटिंग हो रही है तो उसके लिए 50%, एक प्रकार से कोरम मान के चलिए 50% सदस्य उपस्थित होना अनिवार्य है। उसके बाद कोई भी प्रस्ताव पारित करने के लिए 3/4 बहुमत चाहिए होगा, जिसमें 1/3 जो है वो केंद्र का होगा वोट और 2/3 राज्यों का। तो इस तरह से 2/3 वेटेज राज्यों को दिया गया है, जो कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व दर्शाता है। तो सख्त निर्देशों तथा प्रावधानों के बिना एक देशव्यापी कर सुधार कार्य नहीं कर सकता है। इसीलिए जीएसटी परिषद ने इस नए कर व्यवस्था को 3 श्रेणियों में विभाजित कर इसको लागू किया। क्या है जीएसटी में? सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी क्या होगा? केंद्र सरकार इसको एकत्रित करेगी। एसजीएसटी को राज्य सरकारों द्वारा एकत्रित किया जाएगा। ये दोनों लगेंगे एक ही वस्तु पे, जैसे कब लगेगा? जब किसी एक राज्य के ही भीतर व्यापार हो रहा है। जैसे एक राज्य में कोई आप सामान खरीदने जाते हो, ठीक, उसमें मान लीजिए 12% जीएसटी लगा हुआ है, तो 6% उसमें एसजीएसटी होगा और 6% ही मतलब सामान ही सीजीएसटी होगा, वो केंद्र राज्यों में बढ़ जाएगा। ठीक, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी जो है जीएसटी, ये अंतरराज्यीय व्यापार के लिए है। ठीक, अंतरराज्यीय बिक्री के लिए, अर्थात एक राज्य से दूसरे राज्य में जब बिक्री होता है तो ये भी जीएसटी का ही एक रूप है। ये अलग नहीं है, बस नाम अलग आप देख रहे हैं इसका, क्योंकि इसके माध्यम से केंद्र इस बात की निगरानी करेगा कि व्यापार कहाँ से किस राज्य में हो रहा है। व्यापार पर निगरानी करने की एक व्यवस्था के रूप में बस है ये, ठीक है ना। आईजीएसटी में क्या होगा? यहाँ पर केंद्र और राज्यों में भी, यहाँ भी केंद्र और राज्यों में आधा आधा बढ़ जाएगा। जैसे 12% है तो 6% केंद्र को मिलेगा और 6% राज्य को। लेकिन किस राज्य को मिलेगा यह सवाल है। तो उस राज्य को मिलेगा दोस्तों जहां अंतिम रूप से वो वस्तु जाएगी। जिसे राजस्थान से महाराष्ट्र जा रही है, कोई महाराष्ट्र में खरीद रहा है उसको, तो वो महाराष्ट्र को 6% मिलेगा और 6% केंद्र सरकार को। ठीक, इतना समझ में आ गया? कर की दरें 0%, 5%, 12%, 18% तथा 28% रखी गई हैं। मोटे मोटे तौर पर ऑथेंटिक अगर देखा जाए तो हर जगह सरकार भी चूंकि 4 ही बोल रही है, 5%, 12%, 18% और 28%, ठीक है, तो आप 4 ही मान के चलेंगे। ठीक, हालांकि अभी कुछ रिपोर्ट्स आई हैं वैश्विक स्तर पे जिसमें जो है कर की दर जो है 5 बताई गई है, ठीक, भारत में। तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग भी रहा ये काफ़ी लोगों के बीच। आज भी काफ़ी लोग 5 बोलते हैं, कुछ लोग 4 बोलते हैं। वित्त मंत्री ने अभी एक वक्तव्य दिया था जिसमें उन्होंने 4 दरें बताई थी, 5%, 12%, 18% तथा 28%। तो हम यही मान के चलेंगे। इसमें रोजमर्रा की कुछ आवश्यक वस्तुओं जैसे दूध, लस्सी, फल, आटा, बेसन, अंडा, नमक, छपी पुस्तकें आदि पर, जैसे अखबार वगैरह हो गया, इसमें कोई कर नहीं लगेगा। जबकि लग्जरी व महंगे सामानों पर जीएसटी की दरें अधिक रहेंगी। वहीं 20 लाख से कम की वार्षिक बिक्री वाले व्यापारियों को इस कर व्यवस्था से छूट दी गई है। 20 लाख से ऊपर वाले या कहीं कहीं किन्हीं राज्यों में 10 लाख से ऊपर के टर्नओवर वाले व्यापारियों को जीएसटी में पंजीकृत कराना होगा। वहीं राज्यों को संतुष्ट करने के लिए पेय शराब को जीएसटी से बाहर रखा गया है, जैसा कि हमने चर्चा किया है उस वीडियो में। तो निष्कर्षतः कहें तो कर प्रणाली किसी भी राष्ट्र की आर्थिक प्रणाली की रीढ़ होती है। यह जितनी मजबूत होगी, आर्थिक ढांचा उतना ही सुदृढ़ होगा। भारत जैसी उभरती आर्थिक महाशक्ति के लिए यह ऐतिहासिक कदम है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए निबंध के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।